स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 4 से 6 फरवरी 4, 5 और 6 फरवरी 2024 का करंट डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार भारतीय सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शंस हैं एन चंद्रशेखरन, अनीस शाह, सलिल पारेख और मुकेश अंबानी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये मुकेश अंबानी जी जो हैं वो इस इंडेक्स के अनुसार जो है वो शीर्ष स्थान पर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने भारत में शीर्ष स्थान जबकि विश्व स्तर पर इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, इस इंडेक्स में उन सीईओ के बारे में चर्चा की गई है, उनको मान्यता दी गई है जो सभी हितधारकों या स्टेक होल्डर्स के हितों पर विचार करते हुए प्रभावी ढंग से व्यवसायिक मूल्य जो वैल्यूज हैं उनका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लिस्ट लगाई हुई है जिसमें अगर पूरे विश्व में अगर शीर्ष स्थान की बात की जाए तो टेंसेंट कंपनी है चीन की, उसके जो प्रमुख हैं हुआ तिंग मा, इन्होंने क्या किया है, पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर जो है वो भारत के मुकेश अंबानी जी। पांचवें स्थान पर, ठीक है, ये भारत की नहीं विश्व की है, पांचवें स्थान पर टाटा सन्स के प्रमुख एन चंद्रशेखरन जी। छठवें स्थान पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के अनीस शाह जी और 16वें स्थान पर इंफोसिस के सलिल पारेख जी जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें भारत का जो है परफॉर्मेंस काफी अच्छा है इस इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑप्शन है अंजलि सूद, डॉक्टर वीना मोदी, लीना नायर और जयश्री उल्लाल। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। ये डॉक्टर वीना मोदी जी जो हैं इनको आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इनको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन का विषय था अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना, ये इसका विषय था। और ये पुरस्कार डॉक्टर वीना मोदी को उद्योग जगत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। डॉक्टर वीना मोदी जो है वो मोदी एंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन है। ठीक है, तो ये हो गया सारा डॉक्टर वीना मोदी के बारे में। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किस राज्य में किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन जो है वो गोवा में किया है। और ये सप्ताह जो है वो 6 से 9 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, ये जो सप्ताह है ये भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है। ठीक है, अगर इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर की या प्रायोजक की बात करें तो सऊदी अरब की जो नेशनल ऑयल कंपनी है, राष्ट्रीय तेल कंपनी अरामको, तो अरामको द्वारा इस कार्यक्रम का क्या किया जा रहा है, स्पॉन्सरशिप की जा रही है। ठीक है, आप लोग जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, ये जो भी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, जो भी डिटेल्स बता रहे हैं, इसके रिगार्डिंग आप प्लीज हमें अपना फीडबैक जरूर दें। आप कमेंट के माध्यम से और लाइक्स के माध्यम से हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक से ही हमें पता लगेगा कि हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको कितना उपयोगी लग रहा है, आपको समझने में कितना आसान है, आप कितने आसानी से उसको पढ़ पा रहे हैं, कोई कहीं पे कनेक्शन गैप तो नहीं है। तो इसलिए कमेंट्स के या लाइक के माध्यम से आप हमें अपना फीडबैक जरूर दें। यहाँ पर हमारा टेलीग्राम का जो है वो यूजर नेम दिया हुआ है, यहाँ संस्थान का ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके भी हमें अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा आपके हित में जो है वो कंटेंट लेके आए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। अगला क्वेश्चन, यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? 6.36 लाख करोड़, 7.12 लाख करोड़, 7.25 लाख करोड़ और 7.36 लाख करोड़। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 7.36 लाख करोड़ का जो है वो बजट पेश किया है। इस कुल बजट में क्या है, कुल व्यय में राजस्व खाते के लिए 5,32,655.33 करोड़ रुपए और पूंजी खाते के लिए जो है वो 2,03,782.38 करोड़ आवंटित
किए गए हैं। ये बजट जो है इसको पिंक बजट भी बोला जा रहा है, जिसमें राज्य में मातृशक्ति और महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर क्या किया गया है, अधिक ध्यान दिया गया है, इसलिए इसको पिंक बजट भी कहा जा रहा है। बजट की अगर मुख्य बातें या जो पॉइंट्स की बातें करें तो इसमें निराश्रित महिलाओं को जो पेंशन दिया जाता है उसको राशि जो है वो 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। ठीक, इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए जो विकास दर तय की गई है तो 5.1% की विकास दर का जो है लक्ष्य हासिल किया गया है। इसके लिए 3 नई योजनाएं जो है वो पेश की गई हैं। एक योजना है राज्य कृषि विकास योजना, दूसरी है यूपी एग्रीज योजना और तीसरी है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज जो है लगाने के लिए योजना। इन तीनों योजनाओं के लिए पैसे भी आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2057 करोड़ रुपए, वर्ष 2025 में जो महाकुंभ मेला लगने वाला है प्रयागराज में उसकी तैयारी के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ हरदोई में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड जो टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क, पीएम मित्र पार्क जो लगना है उसके लिए 200 करोड़ रुपए का भी आवंटन किया गया है। तो ये जो है वो प्रमुख जो है इसके बजट के जो हिस्से थे वो हमने बता दिए हैं। बाकी आगे जो वीडियो आएंगे उसमें ये जो योजना है उनकी जो भी डिटेल होंगी वो आपको डिटेल शेयर की जाएंगी। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टॉम टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है बेंगलुरु, लंदन, डबलिन और टोरंटो। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। ये दुनिया की सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो है वो लंदन इसमें रहा है। ये रिपोर्ट जो है वो एम्स्टर्डम में एक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ है संस्थान है टॉम टॉम, उसके द्वारा ये रिपोर्ट आई है। इसमें शीर्ष स्थान जो है वो लंदन ने हासिल किया है। और ये जो इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए औसत समय, तो लंदन में अगर आप 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो उसमें आपको औसत समय जो लगता है वो 37 मिनट और 20 सेकंड का लगता है। दूसरे नंबर पर आता है डबलिन, जहां 29 मिनट 30 सेकंड में लगता है। अगर भारत में बात करें तो भारत में शीर्ष स्थान जो है वो बेंगलुरु ने हासिल किया है, जहां बेंगलुरु में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 28 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है। तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर आपका जो हो गया वो बेंगलुरु हो गया। और भारत का दूसरा सबसे भीड़ वाला शहर जो है वो पुणे है, जहां पर आपको 27 मिनट और 50 सेकंड मतलब 20 सेकंड के मार्जिन से जो है वो बेंगलुरु पुणे से आगे है। मतलब बेंगलुरु जो है वो सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में भारत में शीर्ष स्थान पर है, जबकि विश्व में लंदन शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनका आप हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। यहाँ पर टेलीग्राम का हमारा यूजर नेम दिया हुआ है, इस यूजर नेम के थ्रू आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ जाएं और वहां से आप ये पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। ये पीडीएफ जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज आपको मिलेंगी। ठीक है, और ये कंटेंट भी इस तरह से डिजाइन है कि आप मोबाइल में इनसे आसानी से पढ़ सकते हैं। एकदम मोबाइल फ्रेंडली ये पीडीएफ रहेंगे आपकी। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव की शुरुआत किस राज्य से हुई? गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। और अगर स्पेसिफिकली बोले तो मुंबई से जो है वो इसकी भारत रंग महोत्सव की जो है वो शुरुआत हुई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन हुआ है वो 1 फरवरी को मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स एनसीपीए में किया गया है। ये जो महोत्सव है इसका विषय है वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम। ठीक है, ये इसका जो है वो विषय है। ये 21 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कल्चरल जो है प्रोग्राम इसमें होंगे और ये पूरे भारत के 15 शहरों में ये प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर नीचे उनकी नाम लिखे हुए हैं, आप पीडीएफ लेके वो सारे नाम देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल भी आप वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड्स जीता है। ऑप्शन है शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, ए आर रहमान और यहाँ पे डी में है ए तथा बी दोनों। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी ही है। ये शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जी ने जो है वो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। ये ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत जगत के सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। इनको संगीत के जो है वो सबसे बड़े पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसमें ये
शंकर महादेवन जी और जाकिर हुसैन जी हैं, भारतीय संगीतकार हैं दोनों। इनका जो फ्यूजन बैंड है, दोनों का जो मिलके बैंड है जिसका नाम है शक्ति, इन्होंने जो है वो इस श्रेणी में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, इनका जो एल्बम है उसका नाम है दिस मोमेंट, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इस एल्बम में कुल 8 गाने हैं। ठीक है, टोटल 8 गाने हैं। आप लोग अगर संगीत के शौकीन हैं तो आप लोग ये गाने सुन सकते हैं। ठीक है, इनके बैंड का नाम है शक्ति और इनके जो एल्बम का नाम है वो दिस मोमेंट है, तो आप इससे आसानी से सर्च कर सकते हैं। बाकी ये जो 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स हैं, इनका आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया। ठीक, इसके अलावा जो ग्रैमी अवार्ड्स के जो मेन कैटेगरी में जो अवार्ड मिले हैं वो भी हमने लिखे हैं, जिसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है वो फ्लावर्स है। माइली साइरस का जो रिकॉर्ड है फ्लावर्स नाम से, उसको रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है। जबकि एल्बम ऑफ द ईयर की बात करी जाए तो टेलर स्विफ्ट का एल्बम है मिडनाइट्स, इसको एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद सॉन्ग ऑफ द ईयर की अगर आप बात करें तो बारबी मूवी का सॉन्ग है व्हाट वाज आई मेड फॉर। ये बारबी मूवी का सॉन्ग है जिसको बिली इंग्लिश ओ कॉनेल और फिनिस ओ कॉनेल ने लिखा हुआ है, जबकि इसके गीतकार जो है वो बिली इलिश है। इन्होंने इसको गाया हुआ है, इसे सॉन्ग ऑफ द ईयर। और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड जो है वो फ्लावर्स के लिए माइली साइरस को दिया गया है। तो फ्लावर्स ने जो है वो 2 अवार्ड जीते हैं, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस। तो ये सारे आपके ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे वो हमने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति रितु बहारी जी ने किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ ली है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये न्यायमूर्ति रितु बहारी जी जो हैं वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इसके पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय में किसी महिला न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित नहीं किया है। ठीक है, ये पहली महिला है। और इसके पहले ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की जो है वो वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर जज जो है वो रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है वही है जागरूकता इसमें बनाए रखना है। ठीक है, उसके बाद से सरकारों और व्यक्तियों पर घातक, ये कैंसर जो है वो घातक बीमारी है, इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव डालकर रोकी जा सकने वाली लाखों मौतों को बचाना भी है। जो प्रेशराइज करना है स्टेक होल्डर्स को, सरकारों को, जो दवाएं वगैरह मेडिसिन वगैरह फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उन पर प्रेशर डाल के कि वो लोग इसकी दिशा में आगे काम करें, सकारात्मक काम करें, ताकि क्या हो, कैंसर से होने वाली लाखों मौतों से लोगों को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। डेटा बोलता है कि हर 6 में से जो एक मौत होती है उसका कारण क्या होता है? कैंसर होता है। ठीक है, अभी वर्ष 2022 और 2024 के बीच विश्व कैंसर दिवस का जो फोकस है वो है कैंसर के अंतर को कम करने में मदद करना। ठीक है, जबकि 2024 का विश्व कैंसर दिवस का जो विषय है, थीम है, वो है हम एक साथ हम सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देते हैं। ये इसका थीम है, विषय है, एक साथ हम सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल में निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं अरुण जेटली, सॉरी सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको क्या किया है, भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। इसके पहले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो है वो भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये उप प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी 2004 के समय में, तो उस समय ये क्या है, उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। और वर्ष 1970 से 2019 के बीच ये संसद के सदस्य, मतलब ये कभी राज्यसभा कभी लोकसभा के सदस्य जो हैं वो रहे हैं 1970 से 2019 के बीच में, और काफी चर्चित व्यक्तित्व हैं। आप लोगों में से लगभग सभी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम जरूर सुना होगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की बिक्री के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस, रूस, इजराइल और अमेरिका।
तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। ये अमेरिका के साथ भारत ने 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोनों की खरीद के लिए क्या किया है, एक समझौता किया हुआ है, जिसकी अनुमानित लागत जो है 3.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। इसमें से क्या होगा, नौसेना को 15 सी गार्जियन ड्रोन मिलेंगे, जबकि जो थल सेना है और वायु सेना है इनको 8 जमीनी संस्करण जो है स्काई गार्डियन क्या करेंगे, मिलेंगे। ये उच्च ऊंचाई, लंबी सहन शक्ति से तात्पर्य ये है कि ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर क्या कर सकते हैं, उड़ान अवधि के लिए इनको डिजाइन किया गया है। ये विस्तारित उड़ान अवधि मतलब ये 24 घंटे तक की भी उड़ान क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, वैसी के लिए इनको डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है पीवी संधू, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा और मैरी कॉम। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। ये भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी रह चुके हैं अभिनव बिंद्रा जी। इनको 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्या किया है, भारत की ओर से मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। ठीक है, आगे चलने से पहले फिर आपको बता दूं कि आप प्लीज अपना फीडबैक हमें जरूर दें। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इन वीडियोस को और आपके उपयोगी बनाया जा सके, आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले सकें। तो आप प्लीज हमें कमेंट करके और अपने लाइक्स के थ्रू हमें अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आप वीडियोस की जो है वो कंटेंट की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू ज्वाइन कर लें, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, डिटेल देखते हैं इस क्वेश्चन की। अभिनव बिंद्रा जी जो हैं वो 16 अप्रैल से 26 जुलाई तक जो ओलंपिक मशाल रिले होने वाली है, जो ओलंपिक की मशाल होती है वो लगभग क्या करती है, सारे कॉन्टिनेंट से गुजरती है। तो ये 16 अप्रैल से 26 जुलाई तक होने वाली रिले में अभिनव बिंद्रा जी हिस्सा लेंगे। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के एथलीट आयोग के ये सदस्य हैं। ठीक है, और अभिनव बिंद्रा जी जो हैं पहले भारतीय हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। गोल्ड मेडल जीतने वाले, जो पर्सनल लेवल पर व्यक्तिगत स्तर पर जीतने वाले पहले भारतीय। वर्ष 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो अभिनव बिंद्रा जी के बारे में क्या है, महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। ठीक, तो बाकी आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। बाकी यूपी PCS के प्रीलिम्स में जो लोग अपीयर होने वाले हैं, जो मार्च में शेड्यूल्ड है, तो उन लोगों के लिए करंट अफेयर्स का और यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के कुछ वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसके बाद भी कुछ और वीडियोस आपके लिए आएंगे, वो भी वीडियोस आप जो है वो संस्थान पर देख सकते हैं। आपकी तैयारी में आपको सफल बनाने में आपको क्या करेंगे, योगदान देंगे वो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आज इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के लिए आपको कल मिलते हैं, तब तक के लिए